उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल 403 की 403 सीटों का पूरा लेखा जोखा। अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं। परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई, हम लोग आगे। चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में इतना समय लगा दिया। समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, कहीं भी लड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। जय जय श्री राम। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। 2022 में 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो लोगों के घर परिवार में खुशहाली ला सके। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं मैं रुबारा इसार खान। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है और देश की 8 बड़ी सर्वे एजेंसीज जिनका चुनावी सर्वे आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये आज देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। इसे आप सुपर ओपिनियन पोल कह लीजिए, इसे आप महा ओपिनियन पोल कह लीजिए, इसे आप पोल ऑफ पोल्स कह लीजिए। और आज के इस ओपिनियन पोल पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता संजीव सिंह आज की इस चर्चा में जुड़ेंगे। साथ ही आप देख रहे हैं जनसत्ता मुंबई के पूर्व संपादक वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको 8 सर्वे एजेंसीज के नंबर और उनका जो औसत है वो दिखा देते हैं। जिस जगह पर मैं खड़ी हुई हूं दरअसल उत्तर प्रदेश की ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया कि यहां विरासत भी है, यहां विकास भी है, अयोध्या नगरी भी है, जहां निर्माणाधीन राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी, कानपुर की मेट्रो भी और साथ ही साथ जेवर का एयरपोर्ट भी। और उसी के बीच ये एक्सप्रेसवे पर नंबर्स जो आपके सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, इसमें चाहे सी वोटर एजेंसी हो या फिर जी डिजाइन बॉक्स हो, ये दोनों सर्वे सीधे बीजेपी की सरकार की वापसी की बात कर रहे हैं। 223 से 235 सीटें सी वोटर कह रहा है बीजेपी को मिलने जा रही है, मतलब बीजेपी की वापसी हो रही है। वहीं जी डिजाइन बॉक्स आप देख रहे हैं वो 245 से 257 सीटें दिखा रहा है बीजेपी के खाते में जाती हुई और बीजेपी सरकार की वापसी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सर्वेस के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। और अब आप देख रहे हैं ये इंडिया टीवी का सर्वे है, इसमें 230 से 235 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई 160 से 165 पर समाजवादी पार्टी गठबंधन का रथ रुकता हुआ। मतलब इंडिया टीवी का ये जो सर्वे है ये भी बीजेपी की सरकार की वापसी की बात कर रहा है। इसके बाद देखिए आप रिपब्लिक पी मार्क, यहां पर 252 से 272, मतलब यहां जो है ज्यादा सीटें और बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और ये सर्वे भी बीजेपी की सरकार में वापसी की बात कह रहा है। कुछ और सर्वे पर नजर डालते हैं क्योंकि आज 8 सर्वे मैं आपके लिए लेकर आई हूं। ये अगला सर्वे जो आप देख रहे हैं वो पोलस्ट्रैट न्यूज एक्स का सर्वे है और ये भी 235 से 245 सीटें बीजेपी को देता हुआ नजर आ रहा है। अब जो अगला सर्वे है ये डीबी लाइव, देशबंधु लाइव, ये सर्वे जितने सर्वे अभी तक आपने देखे उनमें सबसे अलग इसलिए है क्योंकि ये सर्वे बीजेपी को सत्ता से दूर दिखा रहा है। डीबी लाइव का सर्वे कह रहा है 144 से 152 पर रुक जाएगा बीजेपी का रथ और समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो सत्ता के गलियारे तक पहुंच जाएगी। 203 से 211 सीटें डीबी लाइव का सर्वे दे रहा है समाजवादी पार्टी को। अनुमान डीबी लाइव के सर्वे में समाजवादी सरकार के नजर आ रहे हैं। इसके बाद टाइम्स नाउ वीटो का सर्वे हो या फिर इंडिया न्यूज की बात हो, जंग की बात हो, ये दोनों सर्वे एक बार फिर से वही कहानी जो बाकी सर्वे बयां कर रहे थे, मतलब बीजेपी सरकार की वापसी। टाइम्स नाउ वीटो 240 सीटें दे रहा है और वहीं अगर इंडिया न्यूज जंग की बात की जाए तो वो 226 से 246 सीटें दे रहा है। और ऐसे में ये आ गया वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार था, यही वो महा ओपिनियन पोल, सुपर ओपिनियन पोल, पोल ऑफ पोल्स, जिसपे बीजेपी की सरकार की वापसी होगी, ये संभावना जताई जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर ये कह रही है कि 2022 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में वापसी होगी। सत्ता में वापसी हो रही है बीजेपी की, लेकिन 2017 के आंकड़े
आपको याद होंगे, और 2017 के आंकड़ों के मुकाबले बीजेपी को इन तमाम सर्वेज में, या फिर अगर पोल ऑफ पोल्स की मैं बात करूं उसमें, करीब 100 सीटों का नुकसान जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है पहला रिएक्शन प्रेम शुक्ला जी का लेंगे। प्रेम शुक्ला जी, ये पोल ऑफ पोल का आंकड़ा देखकर संतुष्ट हैं आप? जी देखिए, जितने भी ओपिनियन पोल्स उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, विशेष करके चाहे वो 2014 के ओपिनियन पोल हो, चाहे वो 2017 के ओपिनियन पोल हो, चाहे 2019 के ओपिनियन पोल हो, 2014 के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 लोकसभा सीटें दिखाई गई थी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को 73 सीट्स आउट ऑफ 80 मिली थी। इसी तरह से जब आप देखेंगी 2017 का सर्वे, तो 180 से 210 सीटें एवरेज जो है लोग ओपिनियन पोल में दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को मिली थी 325 सीटें। इसी तरह से 2019 के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 27 से 35 सीटें लोकसभा की दिखाई जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मिली 64 सीटें। तो इस आधार पर चूंकि पहले के जो चुनावी सर्वे हैं उनका बेस पकड़कर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 300 के पार जाएगी और 325 सीटों का जो एनडीए का पिछले चुनाव का, जो विधानसभा चुनाव का जो पिछली बार जो हासिल हुआ था, उस सीमा रेखा को भी पार करने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो संजीव सिंह जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को आप सुन रहे थे, और देखिए जितने सर्वे हैं उसमें पोल ऑफ पोल्स ये कह रहा है कि साहब बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है, कंफर्टेबली बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है। लेकिन ये बीजेपी का ही मिजाज है जिसकी वजह से शुक्ला साहब कह रहे हैं ये दिल मांगे मोर, सत्ता में वापसी हो रही है लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है और कह रहे हैं कि जीत तो बहुत बड़ी होगी। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ। नहीं रोमाना जी, ये शब्द आपको लगातार बोला करते थे, आपने सुना होगा कि 350 से ज्यादा सीटें पाएंगे। तो पहली बात कि सारे सर्वे इनको 350 का आंकड़ा तो वैसे ही गायब कर दिए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, निश्चित कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बार अचंभित करने वाले परिणाम सामने लाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में प्रमुख विपक्ष की भूमिका में सड़क पर उतर करके हमारी नेता प्रियंका गांधी के साथ साथ 3 दिन से लेकर 3 महीने तक हमारा 18,500 कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेलों में। सर दिक्कत आ रही है तकनीकी, लेकिन ये जो आंकड़ा है इस पे तो कांग्रेस कहीं भी गिनती में नजर नहीं आ रही है ना। पोल ऑफ पोल्स की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 5 से 9 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अच्छा, हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए जो 2017 में जीते, हालांकि तब आप लोगों का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, उनमें भी भगदड़ मच गई, उनको भी आप नहीं सहेज कर रख पाए। वो भी कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है। ऐसे में मुझे लगता है जरा सा हम प्रदीप जी का रुख करते हैं और प्रदीप जी से जानते हैं। प्रदीप जी, अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है सर, 10 फरवरी पहला फेज वोटिंग का और ये सिलसिला 7 मार्च तक चलेगा। लेकिन इस दौरान ये जो ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, ट्रेंड ये दिखा रहा है इन तमाम पोल्स में कि बीजेपी 2017 के मुकाबले नीचे आती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी गठबंधन 2017 के मुकाबले बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। ये गैप क्या वक्त के साथ और कम हो सकता है और नैरो डाउन हो सकता है या नहीं, यहीं पर कंसोलिडेट होगा ये आंकड़ा? प्रदीप जी। देखिए रोमाना जी, मैं और कोई बात करने की बजाय जो आपने अलग अलग ओपिनियन पोल्स के आंकड़े दिखाए हैं उन्हीं तक अपनी बात को सीमित रखें। ठीक है सर। ओपिनियन पोल जो होते हैं वो जो आप लोग बार बार हर बार कहते हैं कि ये जो है रिजल्ट नहीं है, ये ओपिनियन पोल है और ये आज की स्थिति है। ये जिस दिन मतदान होगा उस दिन की स्थिति नहीं है, तो रिजल्ट इससे अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम अतीत देखें ओपिनियन पोल्स का, तो एक बात हम लोगों को नजर आएगी कि ओपिनियन पोल अक्सर सीटों की संख्या के मामले में गड़बड़ा जाता है। लेकिन और जो सेफोलॉजिस्ट है वो भी कहते हैं कि ऐसी कोई साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है जो हम वोट परसेंटेज को जब एक्स्ट्रापोलेट करते हैं सीटों में तो उसको एग्जैक्ट बता सकते। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ओपिनियन पोल दरअसल एक दिशा दिखाते हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी नंबर 2 पर है, कौन सी नंबर 3 पर है। इसमें संख्या सीटों की तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो दिशा आमतौर पर नहीं बदलती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओपिनियन पोल कभी गलत ही नहीं होते, गलत भी होते हैं,
लेकिन जिस तरह का कंसेंसस सिर्फ एक कंपनी को छोड़कर, एक सर्वे एजेंसी को छोड़कर बाकी सब कंसेंसस के रूप में दिखा रहे हैं कि बीजेपी की वापसी हो रही है। अब बात यह है कि सीटों की, कि पहले से कम होगी, ज्यादा होगी, तो ये निर्भर करेगा आने वाले दिनों में जो चुनाव प्रचार होगा। अक्सर देखने में ये आता है कि जो विनर होता है वो अपनी संख्या और ज्यादा बढ़ाने में कामयाब होता है, बशर्ते कि लड़ाई बिल्कुल कांटे की हो, जहां 1%, आधे % का अंतर होता है दो प्रमुख पार्टियों में, वहां सीटों का उलटफेर हो जाता है कि आगे वाली पीछे हो जाए, पीछे वाली 2 सीट से आगे हो जाए। उत्तराखंड में हम लोग 2 बार देख चुके हैं ऐसा, केरल में देखते हैं ऐसा। तो अलग अलग राज्यों में जहां 1%, आधा % का 2 प्रमुख जो बाइपोलर उसमें चुनाव में हो जाता है, लेकिन यहाँ जो कम से कम रीजन वाइज अभी तक आप लोगों ने जो ट्रैकर दिखाया है उसमें सबसे कम अंतर जो है वो लगभग 5.5-6% का ईस्टर्न यूपी में, बाकी जगह उससे ज्यादा का अंतर। तो इतना बड़ा अंतर सीटों की संख्या में बड़ा अंतर लाता है। लेकिन मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि 350 मिल जाएगी कि 400 मिल जाएगी, लेकिन बीजेपी आगे है और उसकी सरकार की वापसी हो रही है, ये ओपिनियन पोल कहते हैं। बिल्कुल, और जो बात आपने कही मैं वो भी दोहरा देती हूँ साथ ही साथ, ये सब कुछ जिस दिन ये सर्वे हुआ मतलब उस दिन के हालात को बयां करती हुई कहानी है। और अभी तक के पोल में आपने देखा किस तरीके से पोल ऑफ पोल्स ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार की वापसी हो रही है, मतलब यूपी में फिर से खिलेगा कमल, ये संभावना सर्वे जता रहे हैं। और ऐसे में अब सी वोटर के सर्वे का अगला सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं, ये आ गया सवाल। और सवाल हमने ये पूछा कि सीएम योगी का कामकाज कैसा, योगी के कामकाज को लोग किस तरीके का आंक रहे हैं, अच्छा, औसत, खराब, 3 कैटेगरीज हैं। इसमें अच्छा कहने वाले सबसे ज्यादा, लेकिन 6 जनवरी को जो 42% लोग योगी के कामकाज को अच्छा मान रहे थे, 15 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़ा 44% पर पहुंचा, पर 19 जनवरी को यह आंकड़ा घट गया, इसमें 1% की कमी आई है और 43% लोग ही योगी के कामकाज को अच्छा कह रहे हैं। वहीं औसत कहने वाले 21%, 20% और अब 19 जनवरी को यह आंकड़ा और घटकर 19% पर आ गया है। और खराब कहने वाले जो हैं उसमें 15 जनवरी के मुकाबले 2% का इजाफा, 36% से बढ़कर यह आंकड़ा 38% हो गया है उन लोगों का जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ का कामकाज खराब। मुझे लगता है सीधे हमें रुख करना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, खराब कहने वाले और अच्छा कहने वाले दोनों के बीच फासला महज 5% के आसपास का, और वहीं जो औसत कह रहे हैं उनका आंकड़ा लगातार घट रहा है। क्या ये खतरे की घंटी है योगी आदित्यनाथ के लिए? नहीं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता पहले से बरकरार है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता सतत बढ़ती जाएगी। जिस तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम 4.25 वर्षों में डबल कर दिया, जीडीपी डबल कर दी, 42 लाख लोगों को मुफ्त के मकान दिए, करोड़ों लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया, करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत कवर किया गया, 685 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, जो सपा और बसपा के कार्यकाल के निर्माण के जो है उसकी तुलना में 1.5 गुना है। आपको ध्यान ही होगा कि लोग जो हैं आदरणीय अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में कहते थे बिजली आना ब्रेकिंग न्यूज है, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बिजली जाना यह ब्रेकिंग न्यूज है। सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अच्छा कहने वाले 43% हैं, लेकिन अगर खराब और औसत करने वाले को आंकड़े को आप जोड़ लेंगे ना तो ये 57% बैठता है। मतलब जो अच्छा कह रहे हैं उनसे ये बढ़ जाता है, आंकड़ा ज्यादा हो जाता है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी तो कोई रीजन, कोई लॉजिक सामने निकल कर आना चाहिए ना। मुझे लगता है कांग्रेस के नेता के पास चलते हैं और उनसे जरा समझते हैं उनकी नजर में ये आंकड़ा इस तरीके का जो आ रहा है, आपका असेसमेंट क्या है, आपका आकलन संजीव जी? रोमाना जी, सबसे पहली बात की जो आपने खराब आंकड़े की प्रस्तुति की है, ये दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अभी पहले चरण का चुनाव भी 20 दिन है, इसलिए बढ़ता जाएगा कि 2016-17 में, अभी शुक्ला जी बताया, थोड़ा आंकड़े और कंठस्थ कर लें कि 16.7% शिक्षा पे बजट था और घटकर के राष्ट्रीय बजट से भी नीचे चला गया 12.5 2021-22 का ये शिक्षा का बजट है।
अब शिक्षा का बजट आप जानते ये है, स्वास्थ्य के बजट को लेकर के मुझे लगता है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद की तलखियां आज भी याद होंगी कि जो कोरोना पीरियड में कहा था कि जेनोसाइड हो रहा था उत्तर प्रदेश में, जिसकी स्थिति ये है कि जिले जिले में आपने मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही थी और आज जिला अस्पतालों को आप डॉक्टर तक नहीं दे पा रहे हो, नर्सिंग स्टाफ तक नहीं दे पा रहे हो, बिल्डिंगों से उद्धार नहीं होने वाला। चौथी चीज, तीसरी चीज बता दूं कि बेरोजगारी का जो बढ़ता आंकड़ा है, इस उत्तर प्रदेश सरकार में लीकेज की सरकार थी, प्रश्न पत्र इतने लीक हुए कि आज तक माध्यमिक शिक्षा आयोग है, नोट कर लें शुक्ला जी, उससे आज तक आप एक नौकरी नहीं दे पाए, अगर उसका जवाब दे पाए आप। और वहीं 24 लाख राज्य कर्मचारियों का आपने डीए एरियर नहीं दिया। और पांचवी चीज, 15 करोड़ लोगों को आप खाद्यान्न देने की बात करते हैं। रोमाना जी, बहुत बहुत ब्रेकिंग न्यूज है आज। 15 करोड़ लोगों को साथ ये है कि जो इनका योगी जी के अंडर में खाद्य रसद विभाग आता है, आज उत्तर प्रदेश के कम से कम 1000 जो ठेकेदार तो उन्होंने हाथ उठा लिया, खाद्यान्न कोटे पे नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि 2000 करोड़ रुपए उनका बकाया रखा है। ठीक है सर, मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, आपने जितनी खामियां गिनाई हैं यहाँ पर, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी जवाब देना चाहेंगे। प्रेम शुक्ला जी आइए। जी देखिए, बड़े बड़े बहाल जाए गदहिया का है कितना पानी अवधि कहावत है। जिनकी एक सीट जीतने का ठिकाना नहीं, वो बातें कर रहे हैं और बातें वो कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने कहा था हम किसानों को कर्ज माफ करेंगे, 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहली ही कैबिनेट बैठक में माफ कर दी। और राजस्थान में उन्होंने कहा था कि हम माफ कर देंगे 10 दिन के भीतर। राजस्थान में बेचारे किसानों की जमीन नीलाम कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी 420 की केस के अभियुक्त तो हैं ही, बेल पर बाहर हैं, लेकिन उनकी 420 किस तरह की है यह राजस्थान में स्पष्ट हो रही है। अलवर की बेटी पर बलात्कार होता है, चूंकि बलात्कार करने वाले मजहब विशेष के लोग हैं, इसके कारण उसको बलात्कार ही नहीं है। और सुश्री प्रियंका वाड्रा जो है सर आज के मुद्दे पर जाती है छुट्टियां उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं, तो यूपी पर चर्चा कर लें। जब आप यूपी की चर्चा में सर राजस्थान पहुंच जाएंगे तो फिर सर उत्तर प्रदेश की तुलना, क्योंकि कांग्रेस की और तो कोई औकात उत्तर प्रदेश में है नहीं। जी सर, कामकाज गिना दीजिए ना सर, कामकाज योगी जी के कामकाज गिना दीजिए। शासन होगा उसी से तुलना करेंगे ना। उत्तर प्रदेश में हमने अपना विकास कार्य गिनाया और किस तरह से कांग्रेस कुकर्म करती है और कुकर्मी कांग्रेस के कुकृत्यों को हमने राजस्थान का उदाहरण देकर आपको बताया। लेकिन आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के पास यूपी में योगी के मुकाबले विकल्प में कांग्रेस नहीं है। विकल्प में तो वहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन है ना, इसलिए अगर आप राजस्थान और कांग्रेस को लेकर आईना दिखाएंगे तो उसका यूपी में कोई फायदा होगा नहीं। आपको यहां पर एड्रेस यूपी की जनता को करना है। मुझे लगता है जरा जल्दी से, एक भी रिएक्शन हमने अभी तक अभिज्ञान प्रकाश जी का नहीं लिया है, उनके पास हम चलते हैं। अभिज्ञान प्रकाश जी, क्या ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि अच्छा कामकाज को कह रहे हैं 43% लोग हैं, लेकिन अगर खराब और औसत बताने वाले इस कामकाज को योगी आदित्यनाथ के उनके आंकड़े को जोड़ दिया जाए तो वो अच्छा से ज्यादा बैठते हैं, करीब 57% बैठ जाता है आंकड़ा। तो क्या ये मुश्किल बढ़ाने वाला आंकड़ा नहीं है बीजेपी के लिए, तब जबकि पोल ऑफ पोल्स भी दिखा रहे हैं कि 2017 के मुकाबले बीजेपी को इस बार करीब 100 सीटों का नुकसान हो रहा है? दो तीन पॉइंट स्पष्टता से। पहली बात आपने खुद ही कह दी, मैं कहने वाला था कि 2017 के मुकाबले 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है करीब, बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा पॉइंट रोमाना, हम और आप चर्चा कर रहे हैं लगातार, मैं बहुत वक्त से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को 7 से 8% का अपना पुल लाना पड़ेगा, जो कि अभी तक अखिलेश यादव लाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड्स स्टैग्नेटेड है, रुके हुए हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो अपने, और ये मैं सिर्फ इस सर्वे पे कमेंट कर रहा हूं, बीजेपी अपनी जो थोड़ी सी एडवांटेज की पोजीशन है उसको बनाए हुए है, उसको बरकरार रख रही है, अगर आप रीजन्स के हिसाब से भी देखें। चौथा, पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं कि तजुर्बे के आधार पर ये जो 21% का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इसमें से कोई तब्दीली किसी साइड के लिए होती है, क्योंकि सही बात है कि 21% औसत और उसके बाद जो खराब काम कह रहे हैं, यहां पर कोई कहानी तब्दीली अगर होती है, जी 38% खराब कह रहे हैं, तो यहां पर कोई कहानी अगर बदलती है तो वो किसी भी साइड को इंपैक्ट कर सकती है। अगर वो बीजेपी के खिलाफ बदलती है तो बीजेपी को प्रभावित कर सकती है नेगेटिव तरीके से, अगर वो पॉजिटिव तरीके से
कन्वर्ट होती है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, तो जो मैं लगातार आपसे कह रहा हूं इतने लंबे वक्त से कि उनको 7-8% का खुद का पुल चाहिए, क्योंकि वो अकेले चेहरा है अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी में पहले ही से कह रहा हूं कि बहुत बड़ा उसके पास मोदी फैक्टर है। 14, 17, 19 जीत के नायक जो है वो देखो नरेंद्र सर, आप मोदी मोदी फैक्टर की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जरा प्रदीप जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि सर बीजेपी के पास जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो डबल इंजन वाली बात जो बार बार बीजेपी की तरफ से की जाती है, और ऐसे में सीएम योगी के कामकाज को लेकर भले ही अगर 3 कैटेगरीज में आप देखें तो अच्छा कहने वाले सबसे आगे हैं इस वक्त 43% लोग, लेकिन औसत बताने वाले, खराब बताने वाले अगर जोड़ दिए जाएं तो वो तो इस अच्छा से बहुत आगे निकल जाते हैं ना। तो क्या ये डबल इंजन का पुल भी इस वक्त इस आंकड़े को बदल नहीं पा रहा है? ये मुश्किल बढ़ाने वाला आंकड़ा है क्या? नहीं, देखिए रोमाना जी, मेरा मानना है कि औसत जो कहते हैं, औसत का मतलब है कि सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, लेकिन वो इतने नाराज नहीं है कि उसको खराब बताएं और सरकार के खिलाफ। दरअसल यही जो है चुनाव में सीटों की संख्या बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। मैं अभिज्ञान जी से इस बात से सहमत हूं कि ये संख्या जो है जिसकी तरफ ज्यादा जाती है वो अगर खराब में परिवर्तित होती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता की बात है, लेकिन अगर ये अच्छे में परिवर्तित होती है या इस रूप में होती है कि ये पूरी तरह संतुष्ट न होने के बावजूद पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ वोट नहीं देने जा रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बात। और देखिए इस तरह के आंकड़े, मुझे लगता है कि सरकार के कामकाज के बारे में लोग शुरू के 3-4 सालों में मन बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पोलिंग से 3 दिन पहले सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय किसी भी तरफ बदले, अच्छे या बुरे के लिए। उस समय उम्मीदवार को लेकर ज्यादा जो है वो चुनाव पर असर पड़ता है। उम्मीदवार की छवि, उसका कैंपेन, वो किस तरह से लोगों से मिल रहा है, उसका संपर्क कैसा है और किस तरह का पिछला कामकाज रहा है, ये चीजें ज्यादा प्रभावित करती हैं चुनाव को, बजाय सरकार के कामकाज के। सरकार के कामकाज के बारे में लोग राय बना चुके हैं। ठीक है सर, मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। जरा प्रेम शुक्ला जी से जानते हैं कि अगर योगी के कामकाज को लेकर लोग राय बना रहे हैं शुक्ला जी, तो आपको क्या लगता है वो कौन सा एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसकी वजह से योगी के कामकाज को अच्छा मान रहे हैं, अच्छा आंक रहे हैं लोग? क्या वो कानून व्यवस्था का मुद्दा आपको लगता है? क्या वो रोजगार का मुद्दा आपको लगता है? या फिर आपको लगता है कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर का मैनेजमेंट रहा, किसको आप यूएसपी मानते हैं योगी राज की? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडा राज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जमकर विकास हुआ, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में कोरोना के इस संकट के समय जिस तरह से जबरदस्त काम हुआ, स्वयं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी प्रशंसा की। सर आप तो सारे मुद्दे गिनाने लगे। मैंने तो ये विकल्प दिए थे आपको, एक मुद्दा सबसे अधिक मौतें जो है, नहीं मैं तीनों मुद्दा बता रहा हूं। देखिए, कोई एक मुद्दे से नहीं, सर्वांगीण विकास जब होता है और विकास करने के लिए कानून एवं व्यवस्था की स्थिति जब सुधार पर होती है, जब मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध होता है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री समर्थित महाराष्ट्र में है, सबसे अधिक मौतें होंगी। अभियान भाई जानते हैं, एक जिले का दौरा नहीं किया, मुंबई तक का दौरा नहीं किया उद्धव ठाकरे ने। आदरणीय उद्धव ठाकरे मुंबई के किसी अस्पताल में नहीं गए, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का कोई जिला शेष नहीं है जहां पर उन्होंने दौरा न किया हो, हर जिला और वो भी कई बार, हर जिला और वो भी कई बार संजीव जी। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के नेताओं के बारे में तो यही कहकर आरोप लगाए जाते हैं कि साहब ये तो आते हैं, छुट्टी मनाने चले जाते हैं, काम के बाद इनको छुट्टी ज्यादा चाहिए होती है। सर संजीव जी, आवाज मिल रही है? जी बोलिए। जी संजीव जी, आप सुन रहे थे ना, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब योगी आदित्यनाथ जमीन पर लोगों के बीच। हाँ, सुन ले। प्रेम शुक्ला जी का पुराना संबंध रहा है उस पार्टी से, तो इसलिए अच्छी तरह जानते होंगे। दूसरी बात, प्रेम शुक्ला जी, अवधि में कहावत और कही जाती है, सूप तो सूप चलनियो बोले जिम्मा 72 चेत। ये वो लोग हैं जो किसानों की आय दुगना करने आए थे। 2022 चल रहा है, स्थिति ये है कि आज 27 रुपए प्रतिदिन पे किसान आ चुका है। ये एनएसएसओ की रिपोर्ट है, और एक किसान के ऊपर रोमाना जी 74,000 रुपए प्रतिवर्ष इसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका है। ये वो लोग हैं।
12% से लेकर के 18% तक किसानों को जीएसटी दे दिया, कीटनाशक से लेकर कृषि उपकरण तक। चलिए सर, समय मेरे पास आज इतना ही है। आप लोगों के साथ इस चर्चा का सिलसिला तो अब चुनावी माहौल में लगातार जारी रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के सुपर ओपिनियन पोल में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।